नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज बात करूंगा एपिसोड नंबर 4, टाइकून्स ऑफ इंडिया, ब्रिलियंस बिहाइंड द बिलियंस, जिन्होंने बिलियंस बनाए, वो लेजेंड्स जिनकी लेगेसी से मैं लर्निंग सिखाता हूं। ठोस नहीं, बड़ा ठोस बिजनेस स्ट्रैटेजी, मतलब बड़ी डिटेल तक जाता हूं। आज बात करूंगा पद्म भूषण अवार्डी श्री इंदिरा नूई की, बड़ी डिटेल में इनकी स्ट्रैटेजी, जिन्होंने विश्व की दूसरी सबसे बड़ी फूड एंड बेवरेज कंपनी को कई सालों तक सीईओ की तरह लीड किया। 5 लाख एम्प्लॉयज इनकी कंपनी में रहे। फॉर्च्यून ने इनको, फॉर्च्यून मैगजीन आप समझते हैं, हाँ, वो इनको मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस 2006, 7, 8, 9, 10 लगभग 5 सालों तक इनको सबसे शक्तिशाली महिला का इनको रिकॉग्निशन खिताब मिलता रहा है। एवरेज सीईओ 5-7 साल तक अपनी पोस्ट पर रहते हैं, ये 12 साल तक सीईओ रही। इन्होंने बड़े कमाल किए, बड़े धमाल किए। ये मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रही हैं अमेजॉन में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, इंडिया यूएस बिजनेस काउंसिल में। थोड़ा टाइम पहले इन्होंने रिटायरमेंट लिया, आज दुनिया भर में पढ़ा रही हैं, वो चीजें करना चाह रही हैं जो ये करना चाहती थी। फर्स्ट एंड ओनली फीमेल सीईओ पेप्सिको, 5 लाख एम्प्लॉयज को लीड करने वाली सीईओ। इनके टेन्योर में कंपनी की सेल्स 80% से ज्यादा बढ़ी। इनकी सक्सेस स्टोरी और स्ट्रैटेजी मैं एक करके बताऊंगा। शुरुआत करते हैं टाइमलाइन में इनके जन्म के बाद से। अभी भारत आजाद हुआ ही था, 1955 में इनका मद्रास में ब्राह्मण कंजर्वेटिव फैमिली में, वेजिटेरियन फैमिली में इनका जन्म हुआ। उनके पिता एक बैंक ऑफिशियल थे, लेकिन दादाजी ब्रिटिश एरा के अंदर जज थे, तो कंजर्वेटिव भी थे, लेकिन बेटे और बेटी को एक समान मानते थे, उनको आगे बढ़ाना चाहते थे। एज लॉन्ग एज तुम अच्छे ग्रेड लाते रहो, जो मर्जी करते रहो। इनके जहां आम घरों में लोग खाना खाने के बाद टीवी देखते हैं, इनके घर का एक नियम था जो बड़ा काम आएगा, आपको सीखने को मिलेगा। एक सीख, पहली सीख, यहां इनकी मां को कहती थी, बेटा ऐसा करो, मेरे बच्चे, आंख बंद करके अपने आपको प्राइम मिनिस्टर की तरह सोचो कि तुम प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो, तुमको एक स्पीच देनी है, और आंख बंद करो, 2 मिनट सोचो, अब स्पीच देके दिखाओ। ऐसे प्रैक्टिस इनकी होती थी। कोई बड़ी हस्ती की तरह अपने आपको इमेजिन करते थे। इमेजिनेशन के पंख इनको बचपन से लगा दिए गए थे। इनके यहां सोने के बाद नहीं, इनके यहां सोने से पहले सपने देखे जाते थे। इंदिरा कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ सभी को करिकुलर एक्टिविटी जैसी जैसी अलग अलग प्रकार की होती, ताकि डाइवर्सिफाइड नेचर बना। कॉलेज में वुमेन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी बनी। ये इनके यहां रॉक बैंड था, उसमें गिटारिस्ट भी बनी। बीएससी करने के बाद उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया, जहां सारी लड़कियां इनके साथ की जो होती थी, या टीचर बनती थी, हद से हद डॉक्टर बन जाती थी। इंदिरा नूई ने मैनेजमेंट को चुना। आईआईएम कोलकाता के अंदर एडमिशन लिया। आईआईएम के बाद 2 साल जॉब भी करी। अब शादी के रिश्ते आने लगे। मां तो कह रही थी 18 साल के होते ही शादी करा दे, 18 साल के होते ही शादी करा दे। शादी के रिश्ते बढ़ने लग गए। पेरेंट्स का प्रेशर बन रहा था। उस प्रेशर से बचने के लिए इसने पेरेंट्स को बिना बताए येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में अप्लाई कर दिया, अमेरिका के अंदर। मालूम है इनको कि बहुत बड़ी, क्योंकि बचपन से ही बड़े सपने देखने, वो पंख उड़ाने सिखा दिए गए थे। येल यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रही थी। उनको सिलेक्शन मिला वहां पे। अब सिलेक्शन मिला तो उनके पास फीस नहीं थी देने के लिए, तो उन्होंने जवाब दिया, तो वहां से स्कॉलरशिप का जवाब आ गया। येल ने बोला, तुम्हारी 1/3 फीस तो हम माफ कर देते हैं, 1/3 तुम्हारे को लोन दे देते हैं, 1/3 तुम्हारे को हम जॉब की अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, 1/3 1/3 1/3। यानी कि अब इनको टेक्निकली कुछ नहीं देना था। येल वहां से प्रेशर डाल रहा था, इंदिरा आप चाहिए हमको, इंदिरा आप चाहिए हमको, इंदिरा। ये इनका बचपन से ही अलग प्रकार का हॉरोस्कोप इनके दादाजी ने देख के बता दिया था, ये लड़की दुनिया भर में घूमेगी। बचपन से लेकर आज तक रिश्तेदारों से मिले जो पैसे बचाए थे ना, उन पैसों से केवल फ्लाइट का खर्चा उठाना पड़ा, क्योंकि 1/3 फीस माफ हो गई, 1/3 का लोन मिल गया और 1/3 की नौकरी मिल गई। अब पैसा कोई लगाना नहीं। यूनिवर्सिटी के अंदर रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर ली। नाइट शिफ्ट में ज्यादा पैसे मिलते थे तो नाइट शिफ्ट में काम किया, रात 10 बजे सुबह 5 बजे तक। बाद में कॉलेज की पढ़ाई करी। इंडिया की रहने वाली थी ना, ये ब्राह्मण परिवार की थी, वेजिटेरियन थी, साड़ी पहना करती थी। साड़ी पहनने की वजह से शुरू में तो स्टूडेंट मजाक उड़ाते थे, रेशियल कमेंट भी करते थे, तुम्हारा देश नहीं, वापस जाओ, यहां तुम रह नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगी। लेकिन वो जो उनकी बुलिंग हो रही थी, जो बुली कर रहे थे, उसने इनका जो अंदर का बल था ना, वो बल नहीं तोड़ा। अपना 100% देती रही। कोर्स खत्म होने के बाद जब इंटरव्यू की पहली कॉल में गई, अब ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यूएस में एक तरह के स्टोर होते हैं जिनको बोलते हैं थ्रिफ्ट स्टोर। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं क्या? कोई बात नहीं, तुम ध्यान से सुनो भाई लोगों, मेरे बहुत ध्यान से सुनो। ये टाइकून्स ऑफ इंडिया सीरीज है। यहां टाइकून्स के बारे में इतना कुछ है बताने के लिए, तो मैं घंटों चलने से की जगह बहुत तेजी से शॉर्ट में बताऊंगा। थ्रिफ्ट स्टोर कौन से होते हैं? जहां पुराने कपड़े, सेकंड हैंड कपड़े नए जैसे बना के बेचे जाते हैं ताकि सस्ते पड़ जाएं। तो सेकंड हैंड यूज्ड इन्होंने एक ड्रेस खरीद ली। वेस्टर्न ड्रेस में अनकंफर्टेबल थी। इंटरव्यू में अनकंफर्टेबल होने के कारण ये जवाब नहीं दे पाई, रिजेक्ट हो गई। अब इन्होंने सोचा, यार जो मैं नेचुरल हूं, जो मेरी आइडेंटिटी है, मैं उस आइडेंटिटी से जाती हूं, अपना मनोबल टूटने नहीं देती हूं और मजबूत कर देती हूं। समझ में आ गया, कपड़ों से काबिलियत नहीं आकी जाती है। अगले सारे इंटरव्यू उन्होंने एक के बाद एक साड़ी में दिए और सब में सिलेक्शन हो गया। साड़ी को अपने कल्चर की पहचान बना लिया। आज भी हर खास मौके पे आज भी साड़ी पहनना पसंद करती हैं। पहला लेसन पकड़ते हैं इनका, एक और जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी का लेसन स्ट्रीमलाइन किया इन्होंने स्केल करने के लिए। वो 94 के अंदर जब पेप्सी को ज्वाइन किया, पेप्सिको का बहुत बुरा समय था। बेवरेजेस भी थे, स्नैक्स भी थे, रेस्टोरेंट चेन्स भी थे, अलग अलग डिवीजन थे, हर जगह से कंप्लेन आ रही थी। नया कस्टमर जुड़ नहीं रहा था, कस्टमर का विश्वास कम हो रहा था, ना ग्रोथ थी, ना सेल्स था, प्रॉफिट, स्टॉक प्राइस, वैल्यूएशन सब नीचे जा रहा था इस समय।
कर्जा बढ़ता चला गया। $8.5 बिलियन का कर्जा उस समय। इन्वेस्टर जवाब मांग रहे, जवाब दो जवाब दो। कोका कोला के प्रेसिडेंट ने उस समय कह दिया था पेप्सी अब कॉम्पिटिटर बचा ही नहीं, हम पेप्सी से काफी आगे निकल चुके हैं। क्योंकि हर 4 कोका कोला बिकने के बाद एक पेप्सी की बोतल बिकती थी। 4:1 का रेशियो चल रहा था। अब क्या होता है ऐसे समय में, बुरे वक्त में, जब समय खराब आता है, सबसे पहले एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं। एम्प्लॉय छोड़ के जाने लगे। एक एक दिन में 25 एम्प्लॉय रिजाइन करने लग गए। इंदिरा के पास, खुद के पास भी एक बड़ी कंपनी का ऑफर आ चुका था। वो वक्त था जब इंदिरा छोड़ के जा सकती थी। वो वक्त था, कोई सवाल नहीं करता, छोड़ के चली गई। लेकिन उन्होंने इस चुनौती को चुनौती दे दी। 72 घंटे बिना सोए केवल कॉफी पी करके बोर्ड रूम में बैठी और डेटा पढ़ने लगी। डेटा की डेप्थ में गई। ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, इंटरनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट, समझना स्ट्रैटेजी कैसे पेप्सिको को टर्न अराउंड किया। एक औरत ने भारत से, मद्रास से निकल के, जिसको आज चेन्नई बोलते हैं, ऐसा टर्न अराउंड कर दिया। इन्होंने देखा कि पेप्सिको के 3 बिजनेस हेड, अलग अलग फंक्शन। एक है बेवरेजेस, पीने वाली चीजें, पेप्सी डाइट, पेप्सी ड्यू, माउंटेन ड्यू वगैरह। एक है स्नैक्स, जिसमें लेज, डोरिटोज, चीटोज, अमेरिका में उस समय डोरिटोज चीटोज आ चुके थे। और एक रेस्टोरेंट। आपको जान के हैरानी होगी कि पिज्जा हट पहले पेप्सिको के अंडर था, टोको बेल पेप्सिको के अंडर था, और टाको बेल जिसको बोलते हैं टाको बेल, या फिर केएफसी भी पेप्सी के अंडर ही था। रेस्टोरेंट की फंक्शनिंग में उन्होंने बड़े सारे गैप देखे कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और बिजनेस आपस में लड़ रहे हैं, बिजनेस आपस में भिड़ रहे हैं। इसी बोर्ड रूम में बैठ के डिसीजन लेना उनका स्टाइल नहीं। उन्होंने तैयारी करी, एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर दिया। सुनो, इंदिरा नूई ने एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर दिया। सुन रहे हो मेरी बात को ध्यान से? उस क्वेश्चन पेपर को लेकर के खुद उतरी, बाहर निकली, एक एक स्टोर जाके विजिट करना शुरू कर दिया, एक एक रेस्टोरेंट में जाकर के विजिट करना शुरू कर दिया। चुपचाप जाकर के बिल देती, खाना मंगाती, ऑर्डर करती, खाती, ऑब्जर्व करती रहती। क्वेश्चन पेपर में टिक 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 टिक, क्या चीज ठीक है, क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या गलत है। रेस्टोरेंट वाले को पता नहीं चलता कि वो टेस्ट नहीं, बेसिकली टेस्ट करने आई थी। टेस्ट नहीं, टेस्ट करने आई, टेस्ट कर रही थी। 25 मिनट में 125 पैरामीटर में पूरे रेस्टोरेंट को नाप देती थी। एम्बियंस कैसा है, सफाई कैसी है, वेट टाइम कितना है, फूड की क्वालिटी कैसी है, स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, पेमेंट ऑप्शंस कैसे दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं नहीं मुस्कुरा रहे, नाम याद रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, मेरे को गाड़ी पार्किंग मिल रही है नहीं मिल रही है, अंदर गार्ड ने क्या बोला, बाहर जाकर वापस दोबारा ऑर्डर लिया कि नहीं लिया। सारी चीज़ें रेस्टोरेंट की देखी और देखने में क्या समझ में आया कि रेस्टोरेंट ही आपस में भिड़ रहे हैं। नए कस्टमर को एम्प्लॉय करने की जगह सेम एम्प्लॉय की हायरिंग के पीछे लड़ रहे हैं। इस रेस्टोरेंट का एम्प्लॉय अच्छा, ये हमको दे दो भैया। अरे इसका सेल्समैन अच्छा, ये हमको दे दो भैया। ये लोकेशन पसंद है, ये हमारे रेस्टोरेंट को दे दो भैया। और सारे ही पेप्सिको में आपस में लड़ाइयां चल रही थी। और पेप्सिको की रेस्टोरेंट चेन जितनी थी, हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय को क्या करते थे, जहां परफॉर्मेंस अच्छी आती थी तो बेवरेज वाले बोलते थे रेस्टोरेंट छोड़ो, तुम बेवरेज में आ जाओ, तुम पेप्सी की बोतल बेचो, तुम माउंटेन ड्यू बेचो, तुम आप छोड़ो रेस्टोरेंट को, यहां आ जाओ। अब सारे जब आपस में भिड़ रहे थे तो ऐसे में रेस्टोरेंट चेन राइट मैनेजमेंट के बिना बहुत सफर कर रही थी। अब इंदिरा नूई अपनी सारी रिसर्च करके वापस आई। वापस आकर के बोर्ड रूम में आकर के उन्होंने अपने रेवोल्यूशनरी डिसीजन लिया, जो अगर फेल हो जाता तो नौकरी छोड़नी पड़ती, लेकिन भाई लोगों ये बहुत सक्सेसफुल हुआ उनके लिए। उन्होंने क्या किया, जो लो परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जो लो परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैं, या जो लो परफॉर्मिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, उसको अलग कर दूं। लो परफॉर्मिंग मतलब जहां पे मैं अच्छा नहीं कमा पा रही हूं, उनको अलग कर दूं अपने से। लीन मैनेजमेंट, फोकस्ड एक्विजिशन और न्यू मार्केट पेनिट्रेशन, 3 चीजों पे ध्यान दिया। लीन मतलब वेस्ट को हटा दो, जो चीजें वेस्ट है मेरे लिए। फोकस्ड एक्विजिशन मतलब केवल वही चीज पे ज्यादा फोकस करूंगी जो बहुत तेज बिकती हो। और न्यू मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब अफ्रीका जाऊंगी, एशिया जाऊंगी, जहां मेरा माल नहीं बिक रहा वहां तक पहुंच जाऊंगी। ये 3 बड़े डिसीजन, तीनों को समझ लेते हैं। मैं डेप्थ में जा रहा हूं। ये टाइकून्स ऑफ इंडिया है। ये सुबह 8 बजे संडे कोई छोड़ता नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ये सुबह 8 बजे वाले संडे सब बिजनेसमैन 15 करोड़ एमएसएमई तक पहुंचा रहा हूं मैं, ताकि उन लोगों को नया विजन मिले। लीन को समझते हैं, पहला चैप्टर, इस वाले सेक्शन का पहला चैप्टर। जैसे आपने क्रिकेट में जब आज से हाथ घुमा करके एक ऐसे हाथ घुमाता है, उसको बोलते हैं ऑफ स्पिन। ऑफ स्पिन सुना होगा। मैं आपको आज फाइनेंस का सब्जेक्ट सुनाता हूं, स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ का मतलब है, इन्होंने क्या किया, जो रेस्टोरेंट डिवीजन थे उनको अपने धंधे से पेप्सिको से अलग कर दिया और उसको एक नया धंधा बना दिया, एक अलग बिजनेस तैयार कर दिया, अलग कंपनी तैयार कर दी। आप पूछोगे स्पिन ऑफ क्या होता है? जैसे मान लो अगर हाथ में कोई घाव हो जाए, तो हाथ में घाव होने के बाद में वो घाव बहुत नासूर बन जाए, बढ़ जाए, उससे अच्छा है कि उसको घाव को काट दिया जाए। स्पिन ऑफ इसी नासूर को काटने का नाम है। 1997 की बात है। ये स्ट्रैटेजी लीड किया करती थी कंपनी के तीसरे वर्टिकल, यानी कि जो रेस्टोरेंट के बिजनेस थे, वो 3 रेस्टोरेंट के बिजनेस थे ना, उस रेस्टोरेंट के बिजनेस को हमने एक नया नाम दिया, ट्राइकॉन। 3 रेस्टोरेंट थे, ट्राइकॉन। ये ट्राइकॉन यानी कि ट्राई कंपनीज, इसके अंदर तीनों को हमने रजिस्टर कर दिया। तीनों ब्रांड पेप्सिको से अलग करके इंडिपेंडेंट हो गए और स्पिन ऑफ कंप्लीट हुआ। स्पिन ऑफ कंप्लीट कैसे हुआ? इस ट्राइकॉन को इन्होंने बेच दिया। और किसको बेच दिया? इस ट्राइकॉन में पेप्सिको ने ट्राइकॉन ग्रुप को एक पेरेंट कंपनी, नई पेरेंट कंपनी यम फूड को बेचा, जिससे $5.5 बिलियन आए। याद है $8.5 बिलियन का लोन था, $5.5 बिलियन आए। लेकिन $5.5 बिलियन कैश में नहीं आए, $4.5 बिलियन कैश में आए, $1 बिलियन
जो पेप्सिको में जिसका मालिकाना हक पिज्ज़ा हट पे भी था, जिसका मालिकाना हक केएफसी पे भी था, उसमें 10 में से 10 के अगेंस्ट एक शेयर उन्होंने ये नई कंपनी में दे दिए। समझ में आ रही है मेरी बात को? हाँ, जो ट्राइकॉन है नई कंपनी जिसको यम फूड ने खरीद लिया, यम फूड में दे दिए। तो यानी कि जो पेप्सिको के शेयर होल्डर थे, उनकी पेप्सिको में शेयर होल्डिंग अगर 10 है, 10 रुपए की है, तो 1 रुपए की इधर भी हो गई। इधर किधर? यम फूड के अंदर। और 4.5 बिलियन कैश आ गया डॉलर के रूप में। 4.5 बिलियन डॉलर जैसे कैश आया, उसके बदले में उन्होंने अपना आधे से ज्यादा कर्जा चुका दिया। अब रेस्टोरेंट चेन में फोकस्ड मैनेजमेंट में फिर से ग्रो करना शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट चले गए उस तरफ और मैं अब धंधा करूंगी फोकस पे। पेप्सिको का सारा फोकस अब बेवरेज और स्नैक्स पे हो गया। अब केवल लिमिटेड चीजें, लिमिटेड चीज पे मैं फोकस करके उसको अनलिमिटेड कैसे बनाऊंगी। इंदिरा ने अगले कुछ सालों में कुछ एक्विजिशन किए एक ही दिशा के अंदर, दिशाओं को मल्टीप्लाई नहीं होने दिया, फोकस दिशा रखी। 1998 के अंदर अपने ही बेवरेज के अंदर ट्रॉपिकाना जूस को खरीद लिया। ट्रॉपिकाना जूस इनका बड़ा मार्केट था, उसने 72% जूस की मार्केट को एक्वायर करने में मदद करी। उन दिनों जूस डब्बे में नहीं बिकता था, ये ट्रॉपिकाना लेकर के आए, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा ट्रॉपिकाना इनके लिए। अब क्या था, इनका नाम ना खराब हो शुगर के कारण, चिप्स के कारण, तो सोचा कुछ हेल्दी आइटम्स भी लेकर के आते हैं जो अपने स्नैक्स में लेकर के आए। तो क्वेकर ओट्स, एनर्जी ड्रिंक गैटोरेड, ये इसका मार्केट शेयर बहुत तेज बढ़ने लगा, 18 से 33% हो गया। क्यों? फोकस बढ़ चुका था। जो रेस्टोरेंट चेन थी वो अलग कर दी, वो बेच दी, वो बेच करके पैसा आ गया, कर्जा चुका दिया, फोकस बढ़ गया, या मार्केट शेयर 18 से 33% हो गया। कोका कोला का 21% मार्केट शेयर, इसका 33% मार्केट शेयर। स्ट्रैटेजी हेड की सारी स्ट्रैटेजी चलने लग गई। चेन्नई की हमारी इंदिरा नुई, इसके सारे एक्विजिशन इसके इंदिरा के मास्टर स्ट्रोक थे। कैसे? पेप्सिको के सभी प्रोडक्ट पहले से ही मॉडर्न ट्रेड और जनरल ट्रेड में जा ही रहे थे। अब ये नया प्रोडक्ट लाती तो वो ही डिस्ट्रीब्यूशन काम आ रहा था। जैसे ही नया प्रोडक्ट लेकर के आई, क्वेकर ओट्स लेकर के आई, उसी डिस्ट्रीब्यूशन में वहीं जनरल ट्रेड मॉडर्न ट्रेड में पहुंच गया। जैसे ही गैटोरेड लेकर के आई, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो बना हुआ था। जितने भी हमारे मास्टर फ्रेंचाइजी या जितने भी हमारे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर फिर डीलर रिटेलर, वो पूरा का पूरा जो वैल्यू चेन बना हुआ था, एक प्रोडक्ट लाए, अंदर डाल दिया, वहां पहुंच गया। जूस का डब्बा लाए ट्रॉपिकाना, वहां पहुंच गया। वही शॉप, वही स्टोर, उसी पर माल भेजना था, पहले भी जा रहा था, साथ में ये भी जाने लग गया। उसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में एसकेयू बढ़ने से कॉस्ट नहीं बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ गया, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन, सेम डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल हो रहा था। अब खर्चा नहीं बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ गया। इसकी एक एक स्ट्रैटेजी काम आने लगी। अब इसकी अगली स्ट्रैटेजी, तीसरा हिस्सा क्या था? न्यू मार्केट पेनिट्रेशन। ऐसा करूं मैं चाइना में, इंडिया में, ब्राजील में जो इमर्जिंग मार्केट है वहां एग्रेसिवली कैसे घुस जाऊं, उसके बारे में सोचने लगी, उसके बारे में फोकस किया। 3 हिस्से थे, ये तीसरा हिस्सा था। इंटरनेशनल मार्केट में लोकल टेस्ट दे दूं मैं, चाइना में थोड़ा चाइनीज टेस्ट दूं, इंडिया में थोड़ा इंडियन टेस्ट दूं, वैसे हिसाब से प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। इंडिया में लोकल स्पाइसेस का इस्तेमाल किया, लोकल मिर्ची मसालों का इस्तेमाल करके नए फ्लेवर लेकर के आ गई। मैजिक मसाला, मिंट चटनी, दही बड़े, चिली गार्लिक, इंडिया में बहुत चलता है। देखते ही देखते इंडिया के अंदर माल बिकने लग गया। कंपनी के सेल्स रेवेन्यू, ओवरऑल ग्रोथ बहुत बढ़ने लग गई। जो ये करती गई इंदिरा नुई, सोच करके, समझ के, फोकस्ड होकर के ये कहती है कि मैं अपने काम को इतना अच्छे से करती हूं, इतना अच्छे से करती हूं, ये मान के करती हूं कि मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता है, और उतना ज्यादा अंदर घुस जाती हूं। जहां एक दिन में 25-25, 30-30 लोग रिजाइन करते थे, अब 25-25, 30-30 दिन तक एक आदमी नहीं छोड़ के जाता था। लोग रुकने लग गए, इनका भी कंपनी के अंदर ग्रोथ बढ़ने लगा। सारी स्ट्रैटेजी जब 94 के अंदर इन्होंने वीपी स्ट्रैटेजी, वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रैटेजी ज्वाइन किया था, हर स्ट्रैटेजी काम आने लगी। 7 साल के बाद 2001 में इनके फाइनेंशियल एक्यूमेन को देख करके, इनके फाइनेंस को देख करके इनको सीएफओ बना दिया गया और कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, क्योंकि ये नंबर्स को समझती हैं, वो नंबर को समझना बहुत जरूरी है। और उसके 5 साल के बाद, यानी कि 2001 से 2006, 5 साल और बीते तो पेप्सिको की पहली फीमेल सीईओ बन गई। और ऐसी सीईओ, ऐसी बिजनेस टाइकून, इंदिरा नुई जैसी इंस्पायर्ड लीडर्स की स्टोरीज, ये स्टोरीज मैं चाहता हूं आप हर संडे को देखा करें। जैसे पीछे मैंने आनंद महिंद्रा की दी, अजीम प्रेम जी की दी, लक्ष्मी नारायण मित्तल की दी, आपने सारी सक्सेस स्ट्रैटेजी देखी। ये सिलेबस की शुरुआत है, ये 52 हफ्ते का 1 साल का सिलेबस है। हर संडे को मैं इंडिगो की बहुत इन डेप्थ स्ट्रैटेजी देने वाला हूं कि इंडिगो कैसे प्रॉफिटेबल बना, शिव नाडर ने कैसे एचसीएल की शुरुआत करी, धीरू भाई अंबानी कैसे बहुत छोटे रेवेन्यू पे ही कंपनी को लिस्ट करके बाजार के पैसे से धंधा चालू किया, मुकेश अंबानी, नंदन निलेकनी, सुनील भारती मित्तल। रिपीटेड नहीं, रेयर कंटेंट देता हूं, सुनते सुनते बिजनेस इतना सीख जाओगे। अब भाई इनका अगला अध्याय वो है डिस्ट्रीब्यूशन डोमिनेंस। डिस्ट्रीब्यूशन में मैं कैसे उसका राजा, उसकी रानी, मैं राजा रानी दोनों कैसे बन जाऊं, मैं कैसे कर दूं मेरी राजा रानी की नई कहानी। इंदिरा के ज्वाइन करने के बाद पेप्सिको का टर्न अराउंड का बड़ा श्रेय उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को जाता है। जहां जहां जिस बाजार में जाए वहां डिस्ट्रीब्यूशन में
आखिरी माइल तक, आखिरी इंसान तक पहुंच सके, वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी पेप्सी को प्रोडक्ट की हो सके, इसके लिए उन्होंने गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी आप सीखना चाहेंगे। पहली स्ट्रैटेजी क्या है? एसेट लाइट। मैं जाकर के मैं पेप्सी बनाऊंगी नहीं, मैं बॉटलिंग प्लांट खोलूंगी नहीं, मैं लो कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगी, लिमिटेड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर करूंगी। वहां पार्टनर लूंगी जो वहां बॉटल बनाएगा। कंपनी बस अपनी एक्सपर्टीज पे फोकस करती है। दो ही चीजें, एक मेरे प्रोडक्ट का सीक्रेट, मेरे पेप्सी का टेस्ट, और दूसरा मेरा ब्रांड, यानी कि मेरा जो इंग्रेडिएंट है वो और जो मेरा ब्रांड है वो। जैसे एप्पल करता है, एप्पल अपने ब्रांड पे और अपनी टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है, बनवाता सब कुछ चाइनीज लोगों से है या अब इस समय इंडियन लोगों से बनवाता है, लेकिन ब्रांड अपना खुद तैयार करता है। अपनी जो प्रोडक्ट की सीक्रेट है यानी कि प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी है वो खुद तैयार करता है। मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे पेप्सी, जैसे एप्पल, ये सब अपने पार्टनर्स को दे देते हैं। इससे क्या, मेरा एसेट नहीं लग रहा है, मुझे बड़े प्लांट्स नहीं लगाने, मुझे बड़ी बड़ी प्लांट्स, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, जो भी चीज़ें इस समय डिस्ट्रीब्यूशन की करनी है, कॉस्ट सारा मेरा बच जाएगा उससे। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा पार्टनर आ गया। इसको बोलते हैं शेयर द रिस्क। सीखते जाओ भैया, बहुत तेजी से सीखो, ये हर संडे सीखने को मिलता है आपको। शेयर द रिस्क। रिस्क किसमें? कैपिटल के अंदर है। कैपिटल कौन लगाएगा? वरुण बेवरेजेस, ये इंडियन कंपनी वरुण बेवरेजेस। कमाल कर दिया भैया इसने। वरुण बेवरेजेस लगाएगा कैपिटल के अंदर। रिस्क क्या बेटा? कैपिटल तेरा। 90s में पेप्सिको ने इंडिया में 3 कंपनीज को सिलेक्ट किया था मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। एक थी पर्ल ड्रिंक लिमिटेड, और एक थी एसएमवी ग्रुप, और एक थी जयपुरिया ग्रुप। जयपुरिया ग्रुप कौन सी थी? वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस देखती थी साउथ और ईस्ट, हाँ, और यहां पे एसएमवी ग्रुप देखती थी वेस्ट, और पर्ल ड्रिंक देखती थी नॉर्थ। इसने क्या किया? इंदिरा ने देखा सारे डिस्ट्रीब्यूटर होने के बावजूद कंपनी का मार्केट शेयर 25-30% पे अटका हुआ, बाकी लोग भी कॉम्पिटिटर बाजार में घूम रहे हैं। ऐसे के अंदर उसने सोचा कि मैं कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर दूं? कंसोलिडेट कर दूं और एक को बहुत मजबूत बना दूं। तो वरुण बेवरेजेस को कंप्लीट कंट्रोल दे दिया। वरुण बेवरेजेस का इस समय जो रीच थी वो बेटर थी। वरुण बेवरेज अकेला था इन तीनों के अंदर जो गांव तक जा पाता था, बाकी शहरों तक, छोटे टाउन तक जाते थे, ये गांव तक जा पाता था। इस डील में पेप्सिको ने वरुण बेवरेज को पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दी। भाई हम ये करेंगे, तुम ये करोगे। कैसे? पेप्सिको ने अपनी एक्सपर्टीज पे काम करता, अपना सीक्रेट कॉन्सेंट्रेट देता कि इससे पेप्सी बनेगी, और साथ में अपनी मेन ब्रांडिंग, बड़ी वाली ब्रांडिंग, वो सारी जो हाई कॉस्ट की ब्रांडिंग, मैं ब्रांडिंग करूंगा। मेरे को पेप्सिको दिखाना कैसा है, दिखना कैसा है, पेप्सिको को देख करके लोगों के मन में क्या विचार आना चाहिए, उनका मन में क्या व्यवहार आना चाहिए, ये मेरा काम है। वो सोच को बदलना, दिमाग के अंदर, मन के अंदर पेप्सी घुसा देना, वो मेरा काम है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट डिजाइन करना, नया फ्लेवर बनाना, वो मेरा काम है। सेलिब्रिटी लाना, वो मेरा काम है। आपका काम क्या है? आप रॉ मटेरियल पकड़ो, आप प्लांट को सेटअप करो, आप मशीनरी लगाओ, उस पर पैसा मैं नहीं लगाऊंगा, मेरा नाम पेप्सिको है। तुम वेयर हाउस लगाओ, तुम डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ, तुम सारी की सारी जो नीचे दुकान के अंदर वाली मार्केटिंग है वो तुम करो। ऑन ग्राउंड जो दुकान में जहां पेप्सी बिक रही है वहां की मार्केटिंग, प्रमोशन कैंपेन तुम करो। इस डील में वरुण बेवरेजेस के साथ में पार्टनरशिप इस तरह से हुई कि सारा कैपिटल वरुण बेवरेज ने लगाया। उस कैपिटल के एक्सपेंडिचर और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंडिचर पे पेप्सिको को जितने का माल बिकेगा 14% मिल जाएगा। अब पेप्सी का तो कुछ लग नहीं रहा, वो तो ब्रांडिंग दुनिया भर में कर ही रहा है। 14% मिल जाएगा। 14% को 2 हिस्सों में पेप्सी ने डिवाइड करके बताया। बोला क्या 8% जो मेरा कॉन्सेंट्रेट मैंने दिया है उसके लिए जाएगा, और 6% जो मैं ब्रांडिंग करूंगा भारत के अंदर उसके लिए जाएगा। वो 6% रेवेन्यू समझो आप, ऐसा हुआ कि 1000 करोड़ की पेप्सी बिकी तो 60 करोड़ रुपए ब्रांडिंग पे लगा देंगे, और बाकी का जो है ना 80 करोड़ रुपया मैं ले जाऊंगा सीक्रेट कॉन्सेंट्रेट के लिए, जो तुमको मैंने उसमें जो शरबत बना करके दिए ना, कॉन्सेंट्रेट दिया है जिसको तुम पानी मिला करके, सोडा मिला करके पेप्सी बना देते हो। तो वरुण बेवरेज को बड़ा बेनिफिट हुआ। वरुण बेवरेज जो 2019 में भी कुछ ही साल पहले, कोविड से पहले, लगभग 450 पौने 500 करोड़ रुपए था, 470 करोड़ रुपए था, वही वरुण बेवरेज 2019 कोविड पार करते करते 2023 जब पार किया, 470 करोड़ से 2100 करोड़ के प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे आ गया। 9 गुना मार्केट कैप बढ़ा। वरुण बेवरेज बढ़ता चला गया। 2019 में जो 20,000 करोड़ की कंपनी थी वही 2024 में लगभग 2 लाख करोड़ की कंपनी हो गई। 1000% रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में। ऐसे इन्होंने सेम प्रोसेस को चाइना में भी अप्लाई कर दिया। चाइना में तिंगी आसाही बेवरेजेस ऐसा एक पार्टनर करके है, चाइनीज पार्टनर था, उसको चूज किया वरुण बेवरेज की तरह। मिडिल ईस्ट में अल्जोमा बॉटलिंग प्लांट का इस्तेमाल किया। वो मिडिल ईस्ट में जाकर के पूरा जो भी जीसीसी कंट्रीज हैं, जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, वो सारी बॉटलिंग करके पेप्सी को वहां पहुंचाएगा, कैन बना करके पेप्सी को वहां पहुंचाएगा। डायरेक्ट स्टोर डिलीवरी मॉडल का मतलब क्या हुआ? कंपनी ने बोला जहां ज्यादा माल बिकता हो, जिधर बहुत बड़ी सेल होती हो, जिधर बड़ा रेवेन्यू आता हो, जिधर ज्यादा रिटेल आउटलेट और सुपरमार्केट है, वेयर हाउस वहां बनाएंगे हम। सबको बोला वेयर हाउस वहां बनाओ ताकि लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम आए और जितना हो सके फ्रेश प्रोडक्ट जल्दी से शेल्फ पे पहुंच जाए। शेल्फ ऑफ टेक। अब क्या होगा? लीड टाइम इससे डिलीवरी का 40% रिड्यूस हुआ। इंदिरा नूई की एक चीज अच्छी है। वो अच्छी क्या है? वो जमीन पे जा जा करके हर चीज देखती सीखती रही। ये नहीं, वो केबिन कल्चर वाली है ही नहीं, वो केबिन कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर की नहीं है इंदिरा नूई।
अपनी साड़ी का पल्लू ऊपर किया, ऊपर सेफ्टी पिन बांधा और निकल गई बाजार के अंदर, जाकर के बाजार में जाकर के एक एक चीज ढूंढ करके। इंदिरा नूई है, हाँ, उनका काम ही यही है कि मैं क्या करूंगी, मैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां लगाऊंगी जो माल ज्यादा बिकता हो, और कम सब पे बराबर इन्वेस्टमेंट नहीं। इक्वालिटी इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट, फेयरनेस इज द राइट कॉन्सेप्ट, 80-20 प्रिंसिपल, परेटो प्रिंसिपल। उन्होंने पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी है बेवरेजेस की, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, 7 अप, और नॉन कार्बोनेटेड यानी कि जिसमें गैस नहीं होता, जैसे गैटोरेड हो गया, इनकी लिप्टन ग्रीन टी हो गई, या इनका एक्वाफीना पानी की बोतल आती है, जैसे बिस्लरी होती है ऐसे एक्वाफीना होता है। ये थी सारी एक कैटेगरी। अब आती है दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है स्नैक्स की। ये सारी थी बेवरेजेस की, अब है स्नैक्स की, खाने की। उसमें एक हो गया अनहेल्दी, थोड़ा सॉल्टी चिप्स जैसे लेज है, डोरेटोज है, चीटोज है, रफल्स है, फ्रीटोज है। फिर है न्यूट्रिशन स्नैक्स, ओट्स हो गया, सन चिप्स हो गया, मसल मिल्क हो गया। कैटेगराइज करने के बाद हर कैटेगरी में जो चीज ज्यादा बिकती हो, जो चीज तेज बिकती हो, उस पे जो टॉप सेलिंग है, जैसे जैसे बेवरेज के अंदर टॉप सेलिंग 3 थी, पेप्सी, ड्यू और गैटोरेड, उस पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसकी ज्यादा ब्रांडिंग करेंगे। स्नैक्स के अंदर टॉप सेलिंग क्या थे, लेज और क्वेकर ओट्स। अब ये ज्यादा बिक रहे हैं खाने में, तो इसकी ज्यादा ब्रांडिंग करेंगे, ये ज्यादा दिखना चाहिए। इसका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग सभी चैनल में हाई सेलिंग प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्ट ज्यादा करो, इस पर ज्यादा, ये याद रहना चाहिए, ये याददाश्त में घुस जाना चाहिए, मेमोरी के अंदर आना चाहिए। माइंड शेयर इज मार्केट शेयर, जितना माइंड शेयर ले जाओगे, इंश्योर किया हाई सेलिंग आइटम को कस्टमर के माइंड से या स्टोर से कभी गायब ना होने दे, हमेशा कस्टमर के माइंड में भी रहे और सामने स्टोर में भी रहे। स्टोर में माइंड में रहेगा और स्टोर में दिखेगा, सेल हो जाएगा। अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। अपने आइडिया को कस्टमर के माइंड में डालना कैसे है, उसके माइंड में घुसाना कैसे है। सीईओ बनने के बाद उनके सामने जो चुनौती थी वो स्नैक्स और बेवरेज मार्केट में कंज्यूमर बिहेवियर बदलने लगा। क्या बदलने लगा, हेल्थ के ऊपर फोकस करने लगे लोग। लोग कहते हैं भाई सॉफ्ट ड्रिंक और चिप्स जो है ना, ये मोटापे के बड़े कारण बन गए हैं, है ना। और गुजरात में गाना कौन सा चलता है, वो कमरिया तेरी यहाँ पे कमरिया बहुत मोटी होती चली जा रही है, कमरिया कमरा बनता चला जा रहा है। तो लोग, थोड़ा समय का बदलाव आया, टॉप सेलिंग। अब दिक्कत ये थी, ये कहती है कि भाई जो मेरा टॉप सेलिंग है उसको डिसकंटिन्यू मैं कर नहीं सकती। कस्टमर कह रहा है हेल्दी चीज जाओ, उसके अगेंस्ट जाकर के मैं इसका प्रमोशन कर नहीं सकती। अब जो हाई शुगर आइटम है उसको प्रमोट करो तो मैं कस्टमर की, तो मेरी कंपनी की बदनामी होगी, और अगर उसको डिसकंटिन्यू कर दो तो मेरा रेवेन्यू भी खत्म हो गया। इधर कस्टमर से बदनामी का डर, इधर से रेवेन्यू खत्म होने का डर, ये 2 डर साथ साथ सता रहे। जैसे यहां पे आप बीच में लटके हुए हो, ऊपर से यहाँ पे सांप है और नीचे गिर गए तो शेर है। अब ऊपर से सांप ना डंक मार ले, नीचे से शेर ना आके खा जाए, पेड़ के बीच में आप लटके पड़े हो, बुरा हाल हो गया है दोनों तरफ से। सबसे बड़ी समस्या थी कि रातों रात ना प्रोडक्ट बदल सकते, रातों रात ना कस्टमर का बिहेवियर बदल सकते। ऐसे में उन्होंने पेप्सिको को दूसरा सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी गेम चेंजर डिसीजन लिया। क्या है ये, क्या देख रहे हो, भूल जाते हो क्या? हाँ, मैं ये बार बार आपको याद दिलाऊंगा, टाइकून्स ऑफ इंडिया है ये। कंप्लीट शिफ्ट इन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ला दी उन्होंने। प्रोडक्ट को, चॉइसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक फन फॉर यू, एक बेटर फॉर यू, एक गुड फॉर यू। फन फॉर यू क्या है, रेगुलर पेप्सी, रेगुलर लेज, रेगुलर पोटैटो चिप्स। बेटर फॉर यू क्या है, डाइट पेप्सी, जूस और एनर्जी ड्रिंक। और गुड फॉर यू क्या है, ओट्स और ग्रीन टी। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, पेप्सी और लेज को सेलिब्रेशन, अचीवमेंट, जब तुम्हें मजा मारना हो ना उसके साथ रिलेट करेंगे एड्स में। जब रिवॉर्ड करना हो, मजा मारना, हर घूंट में स्वैग है, हर घूंट में स्वैग है। चेंज कर दिया, पेप्सी और लेज को उसके साथ रिलेट कर दिया। डाइट पेप्सी और जूस को हेल्दी चॉइसेस की तरह मार्केट किया। जैसे समझो आप शिल्पा शेट्टी टाइप दिखना चाहिए मामला। ओट्स और ग्रीन टी उसको वेलनेस, एवरीडे न्यूट्रिशन की तरह मार्केट करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने मार्केटिंग कैंपेन में जो मेमोरी है, जो आदमी जिस प्रकार का बिहेवियर रखता है उसको उस प्रकार की चीजें जल्दी दिखती हैं, उसको उस प्रकार की चीजें जल्दी याद रहती हैं। इंदिरा ने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी। माइकल जैक्सन से लेकर के, बियॉन्से से लेकर, टेलर स्विफ्ट से लेकर के जब इंडिया में आई तो शाहरुख खान से, सलमान खान से, सचिन तेंदुलकर से, विराट कोहली, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, सारे फिट। उन सारे फिट लोगों के साथ में जोड़ा पेप्सी को। स्पोर्ट्स की स्पॉन्सरशिप करनी शुरू कर दी, स्पोर्ट्स के साथ में एसोसिएट करना शुरू कर दिया। स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट किया तो ब्रेन के अंदर जाने अनजाने के अंदर वो अनहेल्दी है, वो याद ही नहीं रहता। इंदिरा का फोकस क्या था कि टॉप जो लोग हैं ना, टॉप जो कस्टमर का माइंड रहता है, उस टॉप कस्टमर के माइंड के अंदर स्पोर्ट्स इवेंट रहना चाहिए। अब स्पोर्ट्स इवेंट भारत के अंदर, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच हो तो पूरी फैमिली, पूरा भारत साथ में देखता है, और वहीं पे पेप्सी देखे हर घूंट में स्वैग है। तो ये जो है ना, सोल्ड राइट्स उन्होंने अमेरिकन फुटबॉल के भी, नेशनल फुटबॉल लीग के भी ले लिए। उसमें ना एक शो होता है बीच में,
उस शो को क्या बोलते हैं? हाफ टाइम सुपर बॉल शो। इस शो को लगभग 12 करोड़ लोग लाइव देख रहे होते हैं। हाफ टाइम सुपर बॉल शो जो है ना, ये ऐसे समझ लो जैसे हमारे यहाँ आईपीएल या वर्ल्ड कप फाइनल हो इंडिया में, वैसे ही अमेरिका के अंदर हाफ टाइम सुपर बॉल शो होता है। वो इतना बड़ा होता है कि लोग लाइव देख रहे होते हैं। जैसे हॉटस्टार पे इस समय इंडिया के अंदर जब क्रिकेट चल रहा होता है, इतने लोग लाइव देख रहे हैं। अभी जब इंडिया का फाइनल हुआ था, देखे थे आप किसके साथ फाइनल? उस फाइनल मैच के अंदर इंडिया कैसे जीती, कैसे चेंज हुआ, और बाद में आकर के जप्पियां मारी रोहित शर्मा ने, और अनुष्का के पति ने खूब जप्पियां मारी उस समय आकर के। वो जो मोमेंट्स थे ना, वो मोमेंट्स जो फुटबॉल के यूएस में थे, वो कैप्चर एनबीए स्पोर्ट्स को 2015 से कोका कोला ने पकड़ रखा था। ये 28 साल से कोका कोला ने लपेट रखा था उसको, वो भी छीन के ले गई। यूरोपियन चैंपियनशिप लीग जो स्पॉन्सरशिप, वो आईपीएल ले लिया। ओलंपिक को भी पहले कई बार लिया इन्होंने। तो अब इनका क्या था, इन्होंने ना सोचा कि अब अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ब्लाइंड पेप्सी चैलेंज लेकर के आई। नॉर्मली क्या होता है, फाइनेंस के लोगों से आप मार्केटिंग एक्सपेक्ट नहीं करते और मार्केटिंग के लोगों से आप फाइनेंस एक्सपेक्ट नहीं करते। ये फाइनेंस बैकग्राउंड की थी, सीएफओ से सीईओ बनी थी, सीएमओ से सीईओ नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी इनका दिमाग इतना क्रिएटिव है ना। मद्रास से आई हमारी कौन, टाइकून ऑफ इंडिया, पेप्सी चैलेंज। ऐसा हेड ऑन सीधा सर से टक्कर मार के कोका कोला के अगेंस्ट भिड़ी। 160 साल पुराने, क्षमा चाहता हूं, 160 नहीं 108 साल पुराने राइवल इनके कोका कोला डायरेक्ट चुनौती दे दी। जब अरविंद केजरीवाल को फेमस होना है ना, तो उसका एक ही तरीका, सीधा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर दो। जब आपको बहुत फेमस होना हो तो अपने से ऊपर वाले के अगेंस्ट लड़ना शुरू कर दो। जब किसी यूट्यूबर को भी फेमस होना होता है तो अपने से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब के खिलाफ गाली गलौज शुरू कर दो, आप अचानक फेमस होने लग जाते हो। अभी पेप्सी से कुछ उन दिनों शुरू में कोका कोला ऊपर हुआ करता था। पेप्सी से कोका कोला को डायरेक्ट चुनौती देने के लिए बहुत रिस्की, बहुत बोल्ड, बहुत रिस्की, बहुत बोल्ड एक ऐसा स्टेप लिया। स्ट्रैटेजी सुन लो जरा, टाइकून ऑफ इंडिया। इन्होंने कस्टमर को क्या बोला, आपकी आंख पे पट्टी आपको दिखाए बिना दोनों कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, नाम नहीं लिखा होगा, ये एक में पेप्सी है एक में कोका, दोनों को टेस्ट करा दो। चैलेंज विश्व के सारे बड़े देशों में, जितने बड़े देशों में सक्सेसफुली इस चैलेंज को कंप्लीट किया। और कितने लोगों पे किया समझोगे भैया? 1 मिलियन नहीं, 10 मिलियन नहीं, 100 मिलियन लोग ने पार्टिसिपेट किया और 75% लोगों ने बोल दिया पेप्सी का टेस्ट कोक से बेहतर है। कोका कोला हिल गया उसके में। ये इन्होंने क्या किया, इतना ही नहीं, इसके बाद यूजीसी की तरफ चल पड़ी। अरे मैं ये समझ नहीं पाया इनके बारे में, ये कि फाइनेंस वाली है या मार्केटिंग वाली है। यूजीसी की तरफ, यूजीसी समझते हो ना, यूजर जनरेटेड कंटेंट, कस्टमर जनरेटेड एड्स। इन्होंने क्या किया, रणवीर कपूर, विराट कोहली, इन सबको ब्रांड एम्बेसडर लेकर के इनको बोला कि सबको बोलो कि तुम 30 सेकंड की ऐड बनाओ, जिसकी ऐड पसंद आ गई वो हम टीवी पे दिखाएंगे। अब लोगों ने अपनी ऐड बनानी शुरू कर दी। बोलो तुमको 1 लाख रुपए प्राइस भी देंगे, लोगों ने ऐड बनानी शुरू कर दी। अब विराट कोहली बोलेंगे तो भैया चलो ठीक है, ऐड बना के ट्राई मारते हैं मोबाइल से। अब भैया आकर रणबीर कपूर बोला, रणबीर कपूर तो है जी, कर लो गलती से मिस्टेक, तो क्या हो गया, हो गई गलती से मिस्टेक, उसने भी अपना वीडियो में ऐड बनानी शुरू कर दी। अब बेस्ट ऐड को इन्होंने प्राइस भी दिया, उस चक्कर में लोगों ने सोशल मीडिया में पेप्सी की ऐड डालनी शुरू कर दी। यूजीसी कैची जिंगल, ये जिंगल पे शुरू से स्ट्रैटेजी में थी, तो भी जिंगल अपने साथ में ले। अब जब इंडिया में आई, ये दिल मांगे मोर, पेप्सी था पी गया, पेप्सी थी पी गया, पेप्सी थी पी गया, पेप्सी थी यार पी गया। अलग ही प्रकार के कैंपेन चालू कर दिए। क्या चीज है, हर घूंट में स्वैग है, हर घूंट में स्वैग है, ये प्यास है बड़ी। तो इंदिरा धंधा नहीं, धुन बनाने में भी एक्सपर्ट थी। इन्होंने धुन बनाना शुरू कर दी पेप्सी की, अलग अलग प्रकार की स्टॉन्ट भी, क्योंकि पता है क्या, म्यूजिक याद रह जाता है। जितने फेमस जिंगल्स होते हैं याद रह जाते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं फ्रेमवर्क देता हूं लीडरशिप फनल के अंदर कि आपके जिंगल कैसे बने। मैं सबके जिंगल बनवाता हूं, आपको मालूम है, लीडरशिप फनल में बैठ के जिंगल बनवाता हूं। जैसे कुरकुरे क्या बोलता, टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। लाइफ बॉय कहता, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। एमडीएच क्या बोलता है, असली मसाले सच सच, एमडीएच। एड कैंपेन को क्रिएट करने के पीछे पीयूष पांडे हो या प्रहलाद कक्कड़ हो, मार्केटिंग के जितने जीनियस हैं, उनके माइंडसेट से मैंने फ्रेमवर्क तैयार किया है। मैं कराता हूं, खुद जाके कराता हूं। आप एक बार टेस्टिमोनियल चेक करो। जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। मेरा तो मानना है कि सबने ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर हो उनके लिए बहुत बेनिफिट है। जमीन और आसमान में जितना फर्क है, उतना फर्क यहाँ पे बैठ के और अब तक बिजनेस करने में था। इट्स ऑसम, ग्रेट। कुएं के मेंढक मत बनिए, आइए यहाँ सीखिए। I strongly recommend this program to everyone. If you want to see growth in your career, this is the place you want to be. क्या समझ में आया? ये टेस्टिमोनियल में आपको कुछ जेनरिक बात समझ में आई। मैं स्पेसिफिक बता दूं, इसमें हुक भी होता है। हुक कैसे क्रिएट करें, वो सरप्राइज, वो इमोशन, वो ऐसा इमोशन आ जाए, वो ऐसा सरप्राइज, मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। हाँ जी, मेंटोस
दिमाग की बत्ती जला दे। फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस से आ जाए, कोई रिश्ता आ जाए। टाटा सॉल्ट क्या बोलता है? देश का नमक है भाई, देश का नमक है, देश का नमक है। आपको समझ में आ गया, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। हिडन कमांडो, ये फ्रेमवर्क के हिस्से हैं। हिडन कमांडो, कॉल टू एक्शन, अमेजॉन आपकी अपनी दुकान, Amazon आपकी अपनी दुकान। रेड एफएम बजाते रहो, बजाते रहो, बजाते रहो। 93.5 Red FM. बजाते रहो। मेरे को भी लगता है चल बज नहीं दे, कोई बात नहीं। फ्रेमवर्क जो है ना, वो लर्निंग से लेकर के आपके बिजनेस में सक्सेसफुल एड कैंपेन बनाने के भी फ्रेमवर्क्स होते हैं। वो मैं लोगों को हमेशा बोलता हूं, आपको अगर पता करना हो, आप फोन लगाने में पैसे नहीं लगते आपके, फोन लगा करके बात करो, क्या मेरे भी फ्रेमवर्क बन सकते हैं। इंदिरा नूई जो है वापस आते हैं उनके पास, जितने अच्छे से बिजनेस संभालती हैं उतने अच्छे से अपनी टीम को भी संभालती हैं। दुनिया के सारे सीईओ से अलग ये क्या करेंगी, अगर किसी टीम मेंबर ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसके माता पिता को चिट्ठी लिख करके उसके लिए अप्रिशिएट करके देंगी, उसकी धर्मपत्नी को चिट्ठी लिख के अप्रिशिएट करके देंगी कि तुम्हारा पति देर रात तक क्या काम करता है, आज तुम्हें धन्यवाद करूं, तुम्हारा बहुत बड़ा सपोर्ट है। और पत्नी भी कहती है यार एक वाह क्या बात है, मैं सोच रही थी कि पति कहीं और चक्कर काट के आ रहा है, ये तो सीधा ऑफिस से आया करता। देखो सीईओ का लेटर आया मेरे पास में। जिन बिजनेस मास्टर्स ने मुझे इंस्पायर किया ना, उनकी स्ट्रैटेजी में संडे को लेकर के आता हूं। क्या समझ रहे हो, क्या देख रहे थे? टाइकून्स ऑफ इंडिया देख रहे थे। सुबह 8 बजे हर संडे को आपके पास में हमने प्लेलिस्ट में फोल्डर दे दिया है, एपिसोड वाइज आता रहेगा। 2 प्लेलिस्ट है, वो कभी नहीं छोड़नी है, गीता इन एक्शन, एक टाइकून्स ऑफ इंडिया। संडे मॉर्निंग का रिचुअल बना लो, अगर मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लो। ये प्लेलिस्ट नहीं है, ये पावर लिस्ट है। मैं ज़्यादा जोर से बोल दिया, थोड़ा धीरे बोल देता हूँ, ये पावर लिस्ट है। हाँ, थोड़ा प्रेम से बोल देता हूँ, भाई लोगों ये पावर लिस्ट है, ये पावरफुल लोगों की फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। मेरा ऑब्जेक्टिव आपकी लर्निंग है, इसलिए आपका ओपिनियन भी जरूरी है। कमेंट बॉक्स में अब आपको करना है, क्या काम करना है, कौन से टाइकून की केस स्टडी सुनना चाहते हो। जिस टाइकून का सबसे ज़्यादा नाम आएगा, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा वोट आएंगे, हम उसी के वीडियोज़ बनाएंगे। मेरा फोकस है वो 15 करोड़ MSME जिनको नॉर्मल से नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता हूँ। हल्का फुल्का कॉन्टेंट नहीं, हार्ड कोर बिजनेस कॉन्टेंट हल्के फुल्के अंदाज में देना चाहता हूँ। सिर्फ स्टोरी नहीं, स्ट्रैटेजीज भी आपके बिजनेस को गेम चेंज करें, ऐसा मैं हमेशा कंटेंट देना चाहता हूं। क्योंकि बिजनेस का मतलब है बड़ा बिजनेस। कमेंट बॉक्स में मैं आ रहा हूं, मैं देखने के लिए। नहीं सुना क्या? कमेंट बॉक्स में नाम लिखो, जिस पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे, जिस पे सबसे ज्यादा कमेंट होंगे, अगला टाइकून ऑफ इंडिया आपके सामने होगा।